नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग ले सकता है। क्या हम और आप जैसे लोग ले सकते हैं चुनाव में भाग? क्या भारत का आम आदमी अपने मत का प्रयोग करता है, करता भी है तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? ऐसी तमाम बातें हम करेंगे अपने इस लेक्चर के दौरान। तो हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेजम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं। तो तीन बातें आपको याद रखनी है, और तीन बातों में भी सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि इसमें वही लोग भाग लेंगे जिनको जनता के द्वारा चुनकर भेजा गया है। अब वो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बात पॉइंट वाली क्या है कि जनता के द्वारा भेजे गए या चुने गए व्यक्ति भाग लेंगे। कैसे? तो सबसे ऊपर से मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं प्लस राज्यसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं, ये सभी अपने मत का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। बात करते हैं लोकसभा में वर्तमान समय में कितने लोग हैं जो निर्वाचित होकर गए हैं। तो आप जानते हैं कि सीटों की संख्या है 543 और राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में है आपकी आई थिंक 233। अब आप लोगों ने पढ़ी है कि लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, कुल मिला के होते हैं कितने? आप ऐड कर लेंगे तो 545 और 245 790 हुआ। तो 790 लोगों को चुनाव में भाग लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में ये मनोनीत होते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं, यानी नॉमिनेट किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग क्यों नहीं लेते हैं, समझिए जरा, ये समझने का विषय है। हालांकि मैं मनोनीत सदस्यों के बारे में एक वीडियो लाऊंगा, उनका चुनाव से लेकर के उनके पूरे कार्यकाल और उनका जो कार्यभार है, क्या योग्यताएं उपयोगिताएं हैं, सब पर चर्चा कर दूंगा। ठीक है, इसमें समझिए, ये भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ठीक, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। राज्यसभा में 5 क्षेत्र होते थे जिसमें 12 लोगों को नियुक्त किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, लेकिन वो इसलिए नहीं मत डाल सकते। आप सपोज दैट सोचिए, मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूँ। अब आपको मैं कोई सुपरवाइजर का पोस्ट देना चाहूंगा और मैंने दे दिया। अब कोई ऐसी बात पड़ती है जो मेरे अनफेवर्ड में है, तो आप क्या करेंगे? आपसे अगर कोई पूछताछ होगी, आप जाहिर सी बात है मेरे फेवर में आएंगे, क्योंकि आप उस योग्य नहीं थे, फिर भी मैंने आपको मनोनीत किया, या थे तब भी हमने मनोनीत किया है ना। अगर मैंने आपको नॉमिनेट किया है तो जाहिर सी बात है आप मेरी तरफ फेवर करोगे। यही सेम रीजन है वहां पर कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो मत में वोट डालें, या मत में वोट मतलब उनके चुनाव में वोट डालें। ठीक, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, जब महाभियोग की प्रक्रिया आती है, इम्पीचमेंट, वहां मनोनीत सदस्य अपने मत का प्रयोग करते हैं। मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, मनोनीत वाला जब फैक्टर लाऊंगा या जब महाभियोग पढ़ूंगा तो वहां पर बात करूंगा। ठीक, एक केस आपने सुना होगा, 2012 की घटना है। तृणमूल कांग्रेस वहां चलती है, टीएमसी, जिसकी अध्यक्ष है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी की पार्टी के एक सदस्य थे, वो थे नॉमिनेटेड नहीं, फिर भी वो ऐसे एंग्लो इंडियन थे जिन्होंने पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। अब चूंकि अभी मैंने बताया, जो मनोनीत होते हैं या जो आंग्ल भारतीय होते हैं, लोकसभा में 2 और 12 उधर, तो इनको चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता है, फिर भी इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। अब यहां पे ये कैसे मत का प्रयोग करते हैं डेरिक ओब्रायन? तो ये डेरिक ओब्रायन टीएमसी की तरफ से राज्यसभा में निर्वाचित होकर जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात? और जब संविधान में यह उल्लेख है कि निर्वाचित सदस्य अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं,
फिर वो आंग्ल भारतीय हो या सामान्य भारतीय हो। तो इस तरह से डेरिक ओब्रायन पहले आंग्ल भारतीय बनते हैं जो अपने मत का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये फैक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई लोकसभा और राज्यसभा की बात, यानी संसद की बात। और राज्य विधानमंडल की हम बात करते हैं, तो राज्य विधानमंडल के भी दो अंग होते हैं, आप जानते हैं, जिसमें पहला मान लीजिए क्या होता है, राज्य विधानसभा होती है और दूसरा विधान परिषद होती है। राज्य विधानसभा और विधान परिषद जो है, यहाँ पे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने मत का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं, परंतु राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? रीजन होगा? जी हाँ, बिल्कुल, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन यह है कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधान परिषद का ना होना। आप जानते हैं वर्तमान समय में अब तो शायद 7 थी, 6 बची, 6 विधान परिषद है और 28 राज्य हैं। आपको पता है जब से जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश हो गया है तो 7 थी पहले, 7 की जगह 6 ही बची विधान परिषद है। आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, यूपी में है, बिहार में है, 6 जगह हैं, आप जानते हैं। ठीक, तो बाकी जगह नहीं है। अब अगर इनको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप वोट डालें, तो आप ये समझिए जिन राज्यों में नहीं है उनसे ज्यादा पावर इनके पास आएगी। क्यों? आप सपोज दैट समझिए ग्राम प्रधानी का चुनाव अगर आपके यहाँ होता होगा, या आप लोग अगर शहर में हैं तो आपके यहाँ नहीं होता होगा, नगर निगम का होगा। आप देखते हैं कि जब कोई विधायक का चुनाव लड़ने आता है या कोई ग्राम मेयर का चुनाव लड़ने आएगा या सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आएगा, तो वो उसके घर में ज्यादा एफर्ट करता है जिसके यहाँ वोट ज्यादा होते हैं। अब यानी विधान परिषद और विधानसभा जिस राज्य में होगी तो प्रेसिडेंट को वो ज्यादा मत देगा। अब जो ज्यादा मत देगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो प्रेसिडेंट की तरफ से उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। दैट्स वाई ये रीजन है कि समान अधिकार देने की वजह से प्रत्येक राज्य में विधानसभा के ना होने से, विधान परिषद के ना होने से, स्लिप ऑफ टंग सॉरी, तो विधान परिषद के ना होने से विधान परिषद को यह अधिकार नहीं है कि आप राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत का प्रयोग कर सके। तो विधानसभाओं के सदस्य ही प्रयोग करते हैं अपने मतों का। अब बात करते हैं राज्य विधान सभाएं जितनी हैं 28 है, ठीक, इनमें कितने विधायक हैं, एमएलए कितने हैं? तो टोटल एमएलए आई थिंक ये डाटा है, आप याद कर सकते हैं, 4033 विधायक हैं। तो ये हो गए विधायकों की बात जो ये अपने मत का प्रयोग करते हैं। यहाँ से भी कोई एंग्लो इंडियन नहीं जाता है, आप जान लीजिए। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट ये था भाई, मैंने कहा था 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला संसद से, दूसरा राज्य विधानमंडल से, तीसरा दिल्ली और पुदुचेरी के जो संघ शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के भी सदस्य जो हैं विधानसभाओं के, ये अपने मत का प्रयोग करते हैं। ये पहले नहीं होता था संविधान लागू होने के समय या उसके कई सालों बाद, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं को ये राइट दिया गया है, ये अथॉरिटी दी गई कि आप लोग भी अपने मत का प्रयोग करें। तो वहाँ पे जो भी है 2 और 1 करके कुछ है, तो वहाँ के लोग विधायक अपने मतों का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 जगह हैं, 3 स्टेप्स हैं जहाँ से लोग, या लोग का मतलब है कि विधायक या सांसद या अपने मतों का प्रयोग करते हैं सदस्य। बात समझ गए? ठीक है, तो ये तो चुनाव प्रक्रिया हुई कि किस कौन कौन भाग लेता है। अब अगर बात करें कि एक मान लीजिए विधायक है, अब उसके मत का मूल्य कुछ होता होगा, किस तरह से वो अपने मत का प्रयोग करता है। पूरे संसद में 776 सदस्य होते हैं मत डालने वाले, उनके मत का वैल्यू क्या होगा, और राज्य विधानसभा जो है, विधानसभा के विधायकों यानी एमएलए का मत मूल्य क्या होगा। तो जो एमएलए हैं उनके मत मूल्यों की अगर बात करें तो एक फार्मूला होता है, इससे आप याद रख सकते हैं। क्योंकि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग एक मोटा आंकड़ा है, 10,98,842 मत पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अभी आपने बताया 4033 और 776, ये मैं कुछ जोड़ूंगा तो आई थिंक 4800 के आसपास जो बनेगा,
और आप मत बता रहे हैं 10,98,882, इतने कहाँ से हो गए? यही मत मूल्य निकालने का फार्मूला बताने जा रहा हूँ, समझ गए? तो कुल मत पड़ते हैं 10,88,842, जिनमें से बहुमत कितना होता है 50% प्लस 1, यानी 5,88,000 का था 41,000 और 441 प्लस 1 442, ठीक। 5,41,442 मत अगर मिल जाते हैं जिसको वो कैंडिडेट राष्ट्रपति बन जाता है। तो 4,033 विधायक हैं। एक विधायक का मत का मूल्य अगर हम बात करें वो कैसे निकलती है, तो एक फार्मूला होता है। सपोज दैट यूपी की बात करता हूं मैं, क्योंकि यूपी वाले हैं तो यूपी वाले की बात करेंगे। यूपी में एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य में कुल विधानसभा सीटें, तो उत्तर प्रदेश और गुणे 1/1000। तो राज्य की जनसंख्या इस समय अगर बात करें, लेकिन हमको लेनी कौन सी होती है 1971 वाली। अब ये 1971 वाली ही क्यों लेनी होती है, इसके पीछे भी रीजन है, तो मैं बताता हूँ, पहले पॉइंट क्लियर कर लूँ। 1971 की जनगणना के अनुसार ऊपर जनसंख्या होगी राज्य की, नीचे आपकी विधानसभा सीटें होंगी, गुणे 1/1000 करेंगे तो ये निकल आता है। अब एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है 208 होता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, एग्जैक्ट डाटा आप प्रयोग कर लें। इसके बाद जब एक विधायक के मत का मूल्य निकल आएगा, अब यूपी में सीटें कितनी हैं, यूपी में 403 सीटें हैं, कि अगर पूरे की निकालेंगे तो 208 गुणे 403 कर लेंगे। अब जो भी आपका डाटा आता है, मुझे इतना याद नहीं है, फॉर्मूला आप समझिए, तो जो आता है डाटा ये उत्तर प्रदेश का निकल के आएगा। इसी तरह भारत के प्रत्येक राज्यों की निकालेंगे आप, तो ये 10,88,882 ये बनते हैं कुल मत। इसी तरह संसद में होता है, संसद में यानी एमपी होते हैं जो, तो एमपी के वैल्यू क्या होता है, वोट वैल्यू, इनका वोट वैल्यू होता है 28 राज्यों, फॉर्मूला जो है 28 राज्यों के विधानसभाओं के विधायकों के मत मूल्य जो होता है, ऊपर डाटा रखेंगे, नीचे संसद के कुल सदस्य संख्या यानी 776 गुणे आप 1/1000 रखें और आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ये निकल के आता है लोकसभा से, मतलब संसद से। इस प्रकार मतों की वैल्यू होती है। तो आई थिंक 708 निकल के आती है लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की। आपको कर लेना कैलकुलेट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये हो गया। अभी मैंने कहा था 1971 की जनगणना लेंगे, चाहे लोकसभा का निकाले, चाहे मतलब किसी भी विधायक का निकाले किसी राज्य की। क्यों 1971 की जनसंख्या इसलिए लेते हैं क्योंकि उस समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या में फर्क था, और अब ये फर्क और बढ़ रहा है। तो अगर हम 2001 और 2011 की अगर लेते जनगणना तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्यों, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ है, समझ रहे हैं, और अब तो 25 करोड़ छू रहा होगा। तो यूपी में मतलब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा जनसंख्या है, इस वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में इनकी प्राथमिकता ज़्यादा बढ़ जाती, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती, इनकी महत्वता ज़्यादा बढ़ जाती साउथ इंडियन की अपेक्षा। इस वजह से सरकार ने और प्रबुद्ध लोगों ने ये तय किया कि 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाए, और ये 2026 तक अभी यही प्रयोग होगी। तो ये तो है राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल की भूमिका। क्या निर्वाचक मंडल होता है, मुझे लगता है कि इतना इनफ होगा निर्वाचक मंडल पर बात करना। अगर कोई बिंदु छूट रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक पॉइंट और, राष्ट्रपति की जमानत राशि की अगर हम बात करें, सबको पता हो सकता है, नहीं पता होगी, मैं मान के चलता हूँ आपको नहीं पता है, क्योंकि मुझे सबके साथ चलना है। राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है 15,000 रुपया, जिसको जमा कराता है, और अगर कुल मतों का 1/6 हिस्सा राष्ट्र जो कैंडिडेट है वो नहीं प्राप्त करता है, तो उसकी ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। लेता कौन है, आरबीआई के पास चली जाती है। ये सवाल पूछा गया किसी परीक्षा में कि राष्ट्रपति की जमानत राशि किसके पास जमा होती है, वो आरबीआई के पास चली जाती है, अगर वो कुल मतों का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाता है। अब 15,000 रुपये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर किसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आप लोग आर्टिकल को लेकर मत परेशान होइएगा, ये सारी बातें सिर्फ एक ही आर्टिकल की लिखी हुई है, आर्टिकल 54, ठीक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेजियम ऑफ द प्रेसिडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।